जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम हाजिर हैं आपके लिए स्पीडी का सीरीज 7 को लेके। आज इसके पहले हमारा 6 सीरीज हो चुका है और ये आपका अब पैरेलली चल रहा है। आज 7 जनवरी है और आपका ये 7 सीरीज आपके सामने है। बच्चे लोग बहुत बोल रहे हैं कि सर आप इसको पूरा कंप्लीट करवाइएगा कि नहीं। हम आपको पूरा का पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरे तरफ से आपके उस तैयारी के लिए कुछ कमी नहीं रहेगी। हम आपका पूरा गारंटी देते हैं कि जो भी चीजें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो चीजें आपके सामने लाने का प्रयास जो है जारी रहेगा और आपके सामने लाया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए और हाँ, अपना जो सिलेक्शन है ना उसको सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले इसमें अगर बात करते हैं, बता दें कि ये आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी न्यू व्यूअर हैं आप लोग जुड़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये जो आपका स्पीडी है ना, ये आपका रेलवे के लिए क्या है, ये रामबाण है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। तो बने रहिए और अपना जो भी सिलेक्शन है ना उसको सुनिश्चित करने का काम कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 7 सीरीज। तो इसके पहले जो भी बात कर रहा है ना, बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं है आपके लिए, वो प्ले लिस्ट में आपका दिया हुआ है, जाइए और मस्ती से देखने का काम कीजिए। गारंटेड देते हैं कि आपका जो तैयारी है ना वो आपका बहुत ही मजबूत बनाने में और उसको सेंटर्ड करने में बहुत ही मदद करेगा आपका ये। तो हम लोग जो पिछला क्लास में जो बात कर रहे थे वो आपका अंतरिक्ष, अगर बात करते हैं मिशन के संबंधित से आपका बात कर रहे थे। आज जो हम लोग बात करेंगे इससे अगला इसका जो है उससे संबंधित बात करेंगे और ये हमारा किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो बात कर रहे थे कि आप लोग को बताए थे कि इसमें आपका कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहा है, कोई भी पॉइंट कोई भी पेज आपका इसमें क्या होगा, स्किप नहीं होगा। जितना भी दिया हुआ ना पूरा आप लोग का अगर हम बात करते हैं इसमें आप लोग को डाइजेस्ट करवाने का काम करेंगे। इसीलिए अगर हम बात करते हैं ना, ये जो आपका सीरीज आ रहा है इसको मॉर्निंग गिस्ट नाम दिया गया कि आप शुरुआत जो है ना इसका ब्रेकफास्ट के साथ में कीजिए। जो भी आपके सामने डाटा आ रहा है उसको क्या कीजिए, डाइजेस्ट कर जाइए, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका कह रहा आपका कि पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या है आपको, या जिस भी अगर हम बात करते हैं परिवेश के बारे में जो कि आपको इस धरती पर रहने में क्या कर रहा है, आपको सक्षम बना रहा है, तो वो आपका क्या है, पर्यावरण है। चाहे वो अगर हम बात करते हैं अलग अलग जीव के लिए क्या है ना, अलग अलग पर्यावरण होने का काम करता है। तो क्या है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, हरे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पर्यावरण है, जो कि हमें जिंदा रखने में क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था ना, ये आपका 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। और याद रखिएगा इसी डेट को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। क्या होता है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। और ये एग्जाम में इतना बार पूछा जा चुका है ना जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे ले लीजिए, बिहार पुलिस, तो कहां नहीं पूछा है, यहां तक कि मेडिकल में भी पूछा जा चुका है सब क्वेश्चन, ठीक ना। तो याद रखिएगा इससे संबंधित कि पहला ये कहां हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। तो थोड़ा सा इसको आप दायरा बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं, देख रहे दिया हुआ है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये कहां हुआ था, ये आपका 16 सितंबर 1987 में कहा हुआ था, ये आपका कनाडा है, मॉन्ट्रियल वहीं पे आपका। और याद रखिएगा कितना तारीख को ये हुआ था, 16 सितंबर को। बात करते हैं ओजोन परत का ना, तो ये आपका क्षोभ मंडल नहीं, उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो समताप मंडल होता है, वहां पे क्या है, एक आवरण है जो कि क्या करता है, अवरक्त किरणें है ना उसको क्या करता है, रोक लेता है, उसको आने नहीं देता है। जब नहीं आने देगा तो क्या करेगा, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर वो आ जाता ना तो क्या होता ना, बहुत सारी बीमारियां जो है उससे हो जाती। तो ये आपका क्या है, इस पे जागरूक करने के लिए, लोगों को इस पे जागरूक करने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आप जो यूज कर रहे हैं, चाहे वो अगर एसी अगर बात करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, इससे क्या है ना एक गैस निकलती है। याद रखिएगा उसमें आप फ्रेन जब डालते हैं ना, फ्रेन, तो उससे गैस निकलती है जिसका नाम क्या है आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये गैसें क्या करती है आपका, जाकर इसको
डिप्लीट करने का काम करती है, क्षय करने का काम करती है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, ये आपका जो अब अवरक्त किरणें आती है आपका सूर्य से जो निकल के आती है, वो आपका धरती के सतह पर आने का काम कर रही है, और ये आपका बहुत सारी बीमारियां कॉजेज करेगी, याद रखिएगा। तो क्या है इसी का अगर बात करते हैं, लोगों को इसके बारे में सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक आपका मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1887 को, जो कि कहां पड़ता है आपका, कनाडा में पड़ता है, याद रखिएगा। और वही डेट कितना 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आपका, देख रहा है ये भी पूछ रहा है मॉन्ट्रियल कहां पर आपका, कनाडा में, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य कारण बता दिया ना जी, सीएफसी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, लिख लीजिएगा इसको। कर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो प्रथम जो पृथ्वी जो सम्मेलन है ना, वो आयोजित आपका अगर बात करते देख रहे जितना भी चीजें संबंधित आप देख रहे हैं ना, इसका बस एक ही चीज का मोटो है, क्या मोटो है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, इसको इसका जो है ना संरक्षण के बारे में बताना कि कैसे जो आप अपना जो आपका पर्यावरण है उसको आप संरक्षित कर सकते हैं, ताकि ये लंबे समय तक आपको क्या कर सके, फायदा पहुंचा सके। तो इसके लिए क्या हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था आपका 1992 में, और ये कहां हुआ था, ब्राजील में। ब्राजील का आपका रियो डी जेनेरियो का एक आपका शहर है, वहीं पे हुआ था। और इसी को जागरूक करने के लिए पूरा विश्व में 22 अप्रैल को क्या होता है आपका, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है दरोगा में, बहुत बार, चाहे बिहार पुलिस में, एक बार ना हर बार आपका, चाहे पृथ्वी दिवस चाहे जल दिवस, ये दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। इसके बाद करता है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कितना में हुआ आपका, 1997 में। इसके अलावा बात करते हैं क्योटो जो प्रोटोकॉल है, ये आपका 2005 से लागू हुआ था। और ये जो आपका संबंधित है, क्योटो जो सम्मेलन है ना आपका, ये आपका वातावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, तो वो आपका ओजोन के परत से संबंधित है। लेकिन अगर बोलेगा क्योटो सम्मेलन, तो ये आपका वातावरण से संबंधित है। अगला अगर बात करते हैं क्योटो में, अगर बात करते हैं विश्व का गर्म होना, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाना, क्या कहलाता है, यही तो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, यही है, ठीक ना। उसमें क्या है ना, सरफेस का जो टेम्परेचर है, धरती का जो सरफेस का जो हमारा पर्यावरण का जो टेम्परेचर है ना, उसमें वृद्धि हो जाने से क्या होगा, बहुत सारे अगर बात करते हैं नेचुरल जो क्लाइमेटीज है, चाहे वो सूखा ले लीजिए, सुखाड़ अगर बात करते हैं, ये आपका क्या है, पूरा विश्व इसका असर देखने को मिलता है। तो सब देश ने क्या किया है, टारगेट एक बनाया है कि आने वाला 30 साल 40 साल में क्या करेगा, वो जो है आपका कार्बन जो उत्सर्जन कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे वो गाड़ी ले लीजिए, उससे क्या करेगा, वो कम करेगा। इसके लिए क्या कर रहा है, वो ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहा है, सीएनजी का यूज किया जा रहा है आपका, ठीक ना, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा मेन कारण क्या आपका, CO2 है, याद रखिएगा। कौन सा गैस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका, CO2, जिसका कि हमारे एनवायरमेंट में कितना परसेंट है, 0.03% है, याद रखिएगा, इतने हैं। अरे इतने में क्या है, सबका बैंड बजाए हुए रहता है। ये सोचिए, सिंपल सा थोड़ा सा इंक्रीमेंट अगर इसमें से इसका होने वाला है, तब ये क्या किया, दुनिया को एकदम तबाही लाके खड़ा कर दिया। पिछले बार आपका देख लीजिए ना, टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ दिया था जम्मू का, कितना आया था, 47 डिग्री लगभग पार कर गया था। स्कूल सब बंद हो गया था गर्मी के चक्कर में। तो ये इन्हीं का देन है इसका, भाई साहब का, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं इसमें हम लोग, तो जनरली पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना, वो कितना है आपका, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है आपका, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित करने वाला मुख्य कारक अभी बात किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट। इसका वायुमंडल का वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है, हरितगृह प्रभाव कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस जनरली क्यों कहा जाता है ना, कि बहुत सारे ऐसे जो ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे क्या होता है ना, आपका बहुत ज्यादा ठंडा के कारण कुछ भी आपका पेड़ पौधा, चाहे आपका बात करता साग सब्जी नहीं उपजा पाता, तो वो क्या करता है ना, एक घर बनाता है कांच का, जो कि ये क्या करता है ना, कांच से आपका देखिएगा, जब हीट आपका बाहर, लाइट जब बाहर से अंदर आएगा, तो क्या करेगा ना, सब आपका हीट यहां से बाहर नहीं जा पाएगा, कुछ जो आपका हीट है अंदर में बना हुआ रह जाएगा। जैसे अगर आप अंदाजा लगाइएगा ना, तो एक कांच वाला खिड़की का घर ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, लकड़ी वाला लीजिए। तो लकड़ी वाला देखिएगा ना, जो घर रूम रहेगा वो कम गर्म रहेगा, और कांच वाला क्या रहेगा, ज्यादा गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि आने टाइम तो ये चलेगा आसानी से, लेकिन जाने टाइम में अब उसमें इतना तीव्रता नहीं बचा है कि वो उसको पार कर पाएगा।
तो क्या होता है ना, कुछ पार्ट रह जाता है, रह जाने के कारण क्या होगा, वो गर्म हो जाता है आपका। तो ये यही आपका इफेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरितगृह प्रवाह के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा गैसेस आता है आपका, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा है। जलवाष्प ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। ये सब क्या है आपका, हरितगृह गैस है आपका, याद रखिएगा। क्या है आपका, हरितगृह जो गैस है आपका, अगर बात करते हैं ग्रीन हाउस जो गैसेस है, वो आपका जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। यही नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी को लाफिंग गैसेस भी कहते हैं जी, याद रखिएगा। क्या है आपका, N2O बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है इसमें। अगर हम बात कर रहे थे आपका हरितगृह प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी, तो यही आपका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट का सर्वप्रथम जो संकल्पना किया था वो कौन किया था, इसके बारे में पहले लोगों को सचेत कौन किया था, कौन बताए थे, तो वो आपका जोसेफ फोरियर थे, जो कि 1824 में इसके बारे में बता दिए थे। तो कह रहा पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन। तो अब बात करिएगा ना, जब आप आगे बढ़िएगा तो लोगों के बारे में भलाई में तो सोचिएगा। जो सरकार आप बना के दिए तो उनका काम क्या है, आपका जो वेलफेयर है ना, कल्याण के लिए वो क्या करेगा, योजना लाएगा, चाहे उसके लिए बहुत सारे संगठन का काम बनाने का काम करेगा। तो ये जो पहला जो गठन हुआ था आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय का, ये भारत में आपका 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके लिए एक आपका अधिनियम लाए थे, जो कि आपका 1986 में आया था, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। और इसका गठन कब हुआ था, अगर बोलेगा पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन था 1985 में। कारण विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस खाली बोलेगा तो वो 5 जून। अब विश्व संरक्षण दिवस बोलेगा तो अगर बोलेगा तो ये क्या इतना हो जाएगा आपका 26 नवंबर हो जाएगा। अगला देखिए ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, तो बताइए कौन सा आपका। तो एक आपका सिर्फ इंडिया में बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया में बहुत सारे ऐसी एजेंसी है ना जो इस चीज को लेकर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वो आपका एक है ग्रीन पीस है, याद रखिएगा, एम्स्टर्डम में इसका क्या हेडक्वार्टर है। अगला अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, भारत का अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका नागपुर में है, ठीक ना। जिनका मेन काम क्या है आपका, अगर बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित जो रिसर्च है, ताकि अगर जो इसमें आपका क्या हो रहा है, अगर हम बात करें जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण में क्या कर सके, ऐसा तरीका जो उसको कंजर्व कर सके, संरक्षित कर सके, इसके लिए क्या आपका अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जो कि आपका कहां है, नागपुर में। आपका भारत वन नीति लेकर आया था, वन नीति, तो ये आपका 1988 में लाए थे। इसके अलावा एक जल नीति लाए थे जो कि आपका 2002 का है, और पर्यावरण नीति आपका था, ये आपका 2004 था। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना, एनजीटी बोलते हैं इसको, एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये आपका क्या है 2010 में लाया गया था। तो ये सब क्या आपका डेट है, और ये चीजें क्या आपका पर्यावरण से सब संबंधित है, जो कि इसका संरक्षण में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। आप अगर मान लीजिए ना कोई फैक्ट्री लगाए हैं और नॉर्म्स को लागू नहीं कर रहा है, क्या करेगा ना, तुरंत ही भेज देगा आपको नोटिस, एनजीटी वाला, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, आपको तुरंत भेजेगा। और उसके बाद एक बार अगर ये पीछे पड़ा आपका ना, तो फिर ये क्या करेगा, आपका जीना मुहाल कर देगा। मान लीजिए अगर कुछ आवाज इनके आना शुरू हो गया ना आपका इंडस्ट्री से, तो वो क्या करेगा आपका, उसमें आपको नोटिस चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये सब क्या आपका नॉर्म्स है, भारत सरकार के द्वारा आपका बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कि आपका पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड आपका क्या करे, काम करने का काम करती है। अगला देखिए, अब बात करते हैं विश्व नम भूमि दिवस, ये क्या आपका 2 फरवरी, याद रखिएगा। नम भूमि वाला बात किए थे ना, रामसर वाला जो बात किए थे जी, अभी तक भारत से कितना हो गया, लगभग 75 को चला गया इसमें रामसर में, वही आर्द्र भूमि वाला, याद रखिएगा। तो ये आपको कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अगला बोलेगा कि वन दिवस, तो वन दिवस जो आपका भारत में मनाया जाता है 21 मार्च को। और जल दिवस, विश्व जल दिवस एकदम बहुत हाईलाइटेड है, ये आपका 22 मार्च है, जल दिवस 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस आप लोग बताइएगा, ठीक ना। अब अगर बात करते हैं जैव विविधता दिवस है आपका, ये कितना है, 22 मई है, जैव विविधता दिवस, मतलब जितना भी बायोडायवर्सिटी पाया जाता है उसका संरक्षण के लिए क्या कर रहा है ना, एक दिवस मनाया जा रहा है, वो क्या आपका 22 मई है। और एक है आपका रेड डाटा बुक, याद रखिएगा, क्या है आपका रेड डाटा बुक। तो इसका मेन काम क्या है, तो ये है ना आपका कौन सा जीव जो है धरती पर आपका क्या है संकट में है, कौन सा आपका विलुप्त हो गया है,
तो इसके बारे में वो क्या करता है, एक सूची बनाता है। तो सूची बनाने से क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि आपका अगर कछुआ क्या आपका संकटग्रस्त में है, तो संकटग्रस्त में अब अगर उसको नहीं दिया गया, अगर हम बात करते हैं संकटग्रस्त जीवों को अगर क्या कर रहे हैं आपका संरक्षण नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आगे आने वाले समय में वो क्या होगा आपका विलुप्त होने का काम करेगा। और याद रखिएगा जो हमारा पर्यावरण है ना, हर एक जीव का इसमें क्या है, कुछ न कुछ आपका योगदान है उस पर्यावरण को बचाए रखने में। तो अगर आपको यह लगता है कि किसी एक के चले जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है हमारा पर्यावरण का हिस्सा है और किसी न किसी तरह से क्या कर रहा है, वो हमको मदद कर रहा है हमारा पर्यावरण को बनाए रखने में। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कह रहा है आपका पारिस्थितिकी है। तो देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है आपका, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। तो यहां पे जो जीवधारी है ना और उसका वातावरण का जो पारस्परिक जो संबंध है ना, वो क्या कहलाता है आपका, पारिस्थितिकी कहलाता है। याद रखिएगा जो आपका जीवधारी और उसका वातावरण, तो जैसे मान लीजिए ना ह्यूमन को ले लीजिए, आदमी को ले लीजिए और इसका पर्यावरण को लीजिए, चाहे आप कुत्ता लीजिए उसका पर्यावरण को लीजिए, तो क्या लग रहा है, दोनों का पर्यावरण अलग अलग है कि अगर हम बात करते हैं जो अगर वातावरण है दोनों का अलग अलग है या एक है। तो देखिएगा क्या है ना, अब आदमी का देखिए क्या है, उसका घर में आप देखिएगा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चाहे अगर मोबाइल है, टीवी है, ये सब क्या उसका जो वातावरण है उसका पार्ट है, ठीक ना, उसका हिस्सा है। लेकिन एक अगर कुत्ता का देखिएगा तो ये सब क्या है, उसका पर्यावरण का हिस्सा नहीं, उसका वातावरण का हिस्सा नहीं। तो जो उसका आपस में परस्पर जो संबंध बनाता है ना, वो उसको हम क्या कह रहे हैं, वही आपका उसका क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है, उसका वो इकोलॉजी होता है। याद रखिएगा तो ये आपका क्या है, जो भी आपका जीव है और उसका वातावरण, इसका जो आपस में जो पारिस्थितिकी आपका है जो संबंध है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इकोलॉजी बोलते हैं या फिर पारिस्थितिकी बोलते हैं। अगला अगर बात करते हैं, प्रथम बार इकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग किया था, ये किए थे आपका रिटर, कितना में 1865 में किए थे, याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर बात करते हैं अस्थायी परिस्थितिकी है, वो कहां पर आपका महासागर में, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना, पारिस्थितिकी मतलब क्या है, जितना जीव आप देख रहे हैं ना, जितना डायवर्सिटी आप अगर आप बात करते हैं, जितना धरती पर नहीं देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपका डायवर्सिटी देखने को मिलेगा कहां पर आपका, महासागर में। तो जीवों की संख्या अगर हम बात करते हैं ज्यादा आपको नजर आएगा वहां पे, ठीक ना, जिसके कारण क्या पारिस्थितिकी वहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण से मिली जुली इकाई क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो अभी बात तो किए थे ना इकोलॉजी आपका। तो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका रचना है, चाहे कार्य है, चाहे विभिन्न जीवों के क्या आपका वातावरण है, इसका मिली जुली जो इकाई है, किस इकाई में इसको मेजर करेंगे, इसके किसी का भी पारिस्थितिकी को, तो उसका क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और इस तंत्र का अगर बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम जो आपको उपयोग किए थे, ये किए थे एजी टांसले। ऐसे टांसले भी याद रखिए ना, इतने अच्छे से काम चल जाएगा, बहुत जगह दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा आपका, टांसले। और अगर इकोलॉजी के बारे में बोलेगा तो ये कौन किया था आपका, रिटर किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या थे, कौन किए थे, आपका टांसले किए थे 1935 में। अब कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये तो बताए थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इस धरती पर अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर बोला जाएगा ना, कि मेन कहां से ऐसा है जहां से एनर्जी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होने का काम कर रहा है, तो वो बस एक ही है, कौन है वो, सूरज भगवान, ठीक ना। इस दुनिया में मतलब इस धरती पर अगर वो ऊर्जा कहीं से मिल रही है, तो उसका अल्टीमेट अगर जाइएगा ना, कि बेसिकली एनर्जी आ कहां से रहा है, आप तो चावल खा रहे हैं, तो चावल में एनर्जी कहां से आया है, तो वो बेसिकली आपका कहां से आ रहा है, सन से आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत क्या आपका, सूर्य प्रकाश है। और पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये परितंत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये इसका मुख्य दो घटक है, मुख्य दो घटक आप भी जान रहे हैं, कौन कौन, जैविक और अजैविक। अगर जैविक बोलेगा तो कौन कौन, वो आपका पादप हो जाएगा और कौन हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। लेकिन अजैविक बोलेगा तो पानी ले लीजिए ना, हवा ले लीजिए, भूमि ले लीजिए, प्रकाश ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा आपका अजैविक घटक हो जाएगा, याद रखिएगा। कारण जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो जैविक घटक हम लोग बात किए थे अभी, तो वो मेनली क्या आपका 3 गो है, कौन कौन, एक उत्पादक है आपका, दूसरा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और उसके बाद दूसरा आपका क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता, और आपका क्या है, अब घटक, याद रखिएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और आपका घटक है। अगला हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले क्या कहलाते हैं। तो अब सिंपल सा है ना, पहला क्या होता है आपका, उत्पादक होता है। और ये उत्पादक में कौन आता है आपका, हरे पेड़ पौधे आएगा।
हरे पेड़ पौधे आएगा, याद रखिएगा उत्पादक में। अब जो इसको खाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? उपभोक्ता। उपभोक्ता कहलाता है। ये उपभोक्ता में भी क्या आता है ना, अलग अलग होता है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। जैसे अगर बात करते हैं ना, इसको कौन खाता है आपका? मान लीजिए हिरन खा रहा है आपका, हिरन खा रहा है, हिरनों को तो हिरन क्या हो गया आपका? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन हिरन को भी खाने वाला होगा कौन आपका? यहां पर आपका खाने वाला, इसका मान लीजिए कुत्ता ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ये कुत्ता। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्या हो जाएगा? आपका उपभोक्ता हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको कोई खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका टर्शियरी हो जाएगा। और अब ये उपभोक्ता के बाद कौन आता है आपका? ये जब मरेगा तो इसको कौन खाएगा? ये आपका डिकम्पोजर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप घटक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्या हो गया आपका? अब घटक। फिर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? सीरीज है। याद रखिए, पहला कौन होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद फिर अब घटक। जहां पर हम लोग उपभोक्ता में क्या देखे? 3 गो था आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देख लीजिए आगे। अब अगर बात करते हैं, देखिए वही चीजें लिखा हुआ, बस खाली खाली पढ़ दे रहा है। देखिए उपभोक्ता 3 प्रकार का हो गया आपका। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बता दिया ना इसमें। करा वे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्राथमिक उपभोक्ता बोल रहे थे ना, प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे थे उसको। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन सब इसी में आ जाएगा। ये क्या होगा? ये मेनली आपका शाकाहारी होगा। याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? आपका शाकाहारी होगा। अब बात करते हैं आपका क्या? द्वितीयक जो आपका उपभोक्ता है, ये बेसिकली क्या रहेगा? ये आपका मांसाहारी रहेगा। याद रखिएगा, क्या रहेगा? मांसाहारी। और ये आपका तृतीयक भी जो आएगा वो भी क्या रहेगा? आपका मांसाहारी रहेगा। अब बात करते हैं कि और जैविक जो घटक है ना, इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसमें? आपका 2 गो में। कौन कौन? एक आपका कार्बनिक है, दूसरा आपका क्या है? अकार्बनिक है। एक आपका कार्बनिक है, दूसरा आपका अकार्बनिक। तो देखिए कार्बनिक में कौन कौन आएगा? कार्बनिक में कौन कौन आएगा? और पढ़े होंगे इसमें केमिस्ट्री में आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही आपका कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक मतलब क्या? यहां पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन से पूरा बना होगा ये, ठीक ना। एक को ऐसा आपका यौगिक नहीं रहेगा जहां पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। अगला जो बोलेगा अकार्बनिक, तो ये क्या? मृदा, जल, वायु, खनिज। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक तरीका और याद करने का, जितने भी आप देख रहे हैं कार्बनिक, ये सब कहां से पाया जाएगा? ये सब आपका जीवित में पाया जाएगा, ठीक ना। ये कहां पाया जाता है? आपका जीवित जीव जंतुओं में पाया जाता है। और ये आपका क्या है? और जीवित में पाया जाता है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि अब घटक होते हैं, तो अब घटक कौन होता है? तो अब घटक के बारे में पता होगा ना, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ये सब क्या अब घटक का काम करता है। मतलब जो चीजें आपका है उसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा, पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा में उसको तोड़ देने का काम करेगा। जैसे क्या है ना, गोबर का एक ढेर रख दीजिए, कुछ समय के बाद देखिएगा पूरी तरह से क्या होगा ना, मिट्टी में मिल जाएगा वो। तो वो उसको कौन काम कर रहा है वहां पे? तोड़ने का, डिकम्पोज करने का। तो वो आपका अब घटक ही है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है? कवक आएगा, जीवाणु है, विषाणु, सब आपका उसी में आता है। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अब घटक का काम करता है, ठीक ना। कौन? कवक है, जीवाणु, मतलब इसको मार के किसी को कहीं फेंक दिया तो उसको साफ करने का ही काम कर रहा है ना। हमारा जो पर्यावरण है उसको क्या कर रहा है? साफ करने का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? अब घटक कहलाता है। कह रहा एक जीव दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों तथा ऊर्जा को रूपांतरित क्या कहलाता है? ये आपका खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला, जिसे देखिए ना, अब क्या है ना, यहां पे आपका क्या है? पेड़ पौधे है, पेड़ ले लीजिए। यहां पे क्या है? हिरन ले लीजिए। हिरन को कौन खा जाएगा? यहां पे आपका बाघ खा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? देखिए अब यहां पे जो ऊर्जा था इसमें, वो कहां गया? आपका हिरन में गया। अब जो हिरन वाला ऊर्जा था वो कहां चला गया? बाघ में चला गया। तो ये क्या देख रहे हैं कि एक तरह से यहां क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है ना, एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में। तो ये क्या हो रहा है? ये जो आपका जा रहा है श्रृंखला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। देखिए इसको आगे। अगला अगर हम लोग बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला बनती है, तो खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? तो जो जो इस सिस्टम में है आपका, चाहे वो उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, चाहे वो आपका अब घटक हो, ये सबसे बनती है। याद रखिएगा, ये आपका तीनों से बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता का नाम क्या है? ये आपका मानव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में आएगा। प्राथमिक में भी आएगा और सेकेंडरी में भी आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक ना, तो वो किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। और जो आपका क्या है? मांसाहारी नहीं, ये दोनों हो जाता है, ठीक ना। आदमी में क्या गजब का क्वालिटी है,
वो क्या करेगा आपका, दोनों खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका सर्वाहारी में। और सर्वाहारी में क्या आएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। ये आपका कौन है, मानव, दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान जाति। देखिए अगला, करे किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों का कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड देखिए कुछ इस तरह से रहता है, आपका बना हुआ रहता है, ठीक ना। और ये हर एक पिरामिड में क्या होता है आपका, अलग अलग जीवों के प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, उत्पादक को क्या कहता है, दर्शाया जाता है, ठीक ना। क्या कहता है, इसको दर्शाया जाता है। अगला अगर बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड, तो ये अगर आप ऊर्जा का लीजिएगा, ये क्या लीजिएगा आप, ऊर्जा का लीजिएगा, तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ऊर्जा वाला लीजिएगा तो हमेशा क्या होगा आपका, सीधा जाएगा, याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो मतलब यहां पे क्या है, संख्या ज्यादा आपका, यहां पे क्या होगा, कमेगा, फिर आगे आके क्या होगा, ये आपका कमने का काम करेगा। तो हमेशा क्या होगा आपका, सीधा रहता है। अगला अगर बात करते हैं संख्या मतलब क्या है आपका, अब अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का है, हाँ तो रिसर्च होना चाहिए ना इसके बारे में, तो कैसे इनोवेशन आएगा आपका, इनोवेशन है ना आपका। जिस तरह से आप जीएस इनोवेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इनोवेट आपको करने का काम बिल्कुल किया जाएगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं बर्दाश्त इसको नहीं हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, और गारंटी देते हैं कि ये जो चीजें आपको लोग को बताया जा रहा है ना, ये बहुत ही मददगार साबित होगी। और बताया है ना कि ज्यादा ही आपसे समय भी नहीं मांगेगा, कम समय में आपके लिए बहुत ज्यादा ही देकर जाएगी। और बताया तो तरीका भी बताया, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं कीजिए, मोबाइलवा को सामने चला कर रख दीजिए आप, ठीक ना, और लग जाइए एकदम। सुनना ही तो है जी, आपको तो बोले ना कुछ नोट डाउन करना है, ना ही कहीं कुछ फेयर करना है, बस लेक्चर को लगाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि अगल वाला को पता चलना चाहिए ना कि इस बार आपका दरोगा में सिलेक्शन हो रहा है, चाहे ग्रुप डी में हो रहा है, चाहे आपका रेलवे में हो रहा है। तो याद रखिएगा, इससे क्या होगा ना, बाहरी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, आपका जो भी आपका आवाज आ रहा है वो एकदम दिमाग में एकदम बैठने का काम करेगा। वो बैठाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ रहा है तो किससे संबंधित होगा, अगर वो क्योटो आ रहा है तो वो किससे संबंधित होगा, अगर बात कर रहे हैं आपका अगर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तो कौन होगा उसका, परिस्थिति है तो कौन, डायरेक्टली मतलब बैठाइए दिमाग में, तुरंत एकदम याद होगा। तो चलिए ना हम लोग, देखिए आप ये सो के उठ गया है, अब हम लोग आते हैं फिर से। तो पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान केंद्र कहां है आपका, ये बात करते हैं आपका बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। कहां पर, बेंगलुरु में। अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ तो क्या है ना, याद रखिएगा कि ये जो हमारा पर्यावरण है ना, ये हमारा मांग जो है उसको पूरा कर सकता है, हमारा जो कमी है, जो हमारा जो आवश्यकता है ना उसको पूरा कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा हमारा जो लालच है ना उसको कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक कथन है आपका महात्मा गांधी जी का कि ये जो आप धरती देख रहे हैं ना, ये हमारा मांग को पूरा कर सकता है लेकिन हमारा लालच को नहीं, एकदम फिट बैठता है। और जब जब आप उस लालच से क्या होता है, ज्यादा मतलब चाहने की कोशिश करते हैं पर्यावरण से, तब तब क्या होगा आपका, कुछ इस तरह से सामना आपको करना पड़ेगा, जिसका कि हम लोग बात करेंगे अभी प्रदूषण के बारे में, ठीक ना। क्या होगा आपका, प्रदूषण जिससे घटना आएगा, और ये आपका कभी कभी इतना भयावह हो जाएगा कि ये एक कम्युनिटी को, एक समाज को क्या करेगा, प्रभावित करने का काम करेगा। तो देखिए, तो अब क्या है, करा वायु जल भूमि में अनचाहे परिवर्तन, ये परिवर्तन आप नहीं चाहिएगा लेकिन फिर भी होगा, क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा की चाह है ना, उसके चक्कर में आप भूल जाइएगा कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो आपका होगा अनचाहा परिवर्तन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। अब जो इसको होने में मदद करेगा, क्या जिसके कारण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, जो मानव के कारण होता है या मानव के द्वारा जनित है, वो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। याद रखिए कभी कभी ये सब वर्ड आपका आ जाता है, कथक किससे संबंधित है, जैव विघटित प्रदूषक क्या है आपका, विहित वाहित मल है। तो जैव विघटित करने मतलब क्या है, वैसा आपका विघटित मतलब क्या होता है, टूट जाएगा आसानी से। तो जिसके जो चीजें आपका बैक्टीरिया या वायरसेस है, जो भी आपका जीव है, जिससे वो आसानी से क्या होगा, विखंडन हो जाएगा, आपका विघटित हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वाहित मल है। याद रखिएगा, और आगे नहीं बताएंगे डिटेल से। करा वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है, क्या हो जाएगा आपका उधर, करा वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है, कौन सा हो जाएगा आपका,
और यही आपका पाया जाता है किसमें, लीड पाया जाता है। आपका जो पेट्रोल है, डीजल से गाड़ी जो चलती है ना आपका, तो उसमें आपका एक क्या आता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपका जो अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में BS6 चल रहा है, जो गाड़ी आया है, तो इसमें क्या होता है ना, लीड का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, शीशा फॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो कम होगा तो क्या होगा, ये हमारे वायु प्रदूषण के लिए क्या, वायु के लिए क्या बहुत अच्छा रहेगा। इसके जो पहले क्या था, उसमें आपका लीड का फॉर्मेशन ज्यादा होता था, ज्यादा बनता था, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या था, वो हानिकारक था, याद रखिएगा। इसीलिए ये सब जो आपका गाड़ी आया बहुत महंगा हो गया। कौन वाला, BS6 मॉडल जो आया है, BS6 जो मॉडल है। अब अगर बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है किससे, शीशा से होता है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र मतलब क्या, नर्वस सिस्टम, जो कि आपको सुनने में, बोलने में, देखने में, आपका सूंघने में और चखने में जो मदद कर रहा है। उसके बिना आप सेंस ही नहीं कर पाइएगा कि कौन आपको मारने आ रहा है, कौन आपको चिट्ठी काटने आ रहा है, अब पेट भरा है कि नहीं आपका। तो ये जो सेंसेस है ना, ये आपका किसमें, तंत्रिका तंत्र में आता है। और इससे संबंधित जो रोग होता है किसके कारण होता है, शीशा से। करा एस्बेस्टोस धूल से संबंधित प्रभावित अंग है, कौन है, फेफड़ा है। एस्बेस्टोस से कौन संबंधित, आपका फेफड़ा हमारा होगा। पारा से संबंधित कौन सा, आपका मस्तिष्क है। पारा से अगर संबंधित अगर कहेगा कि कौन सा हमारा ऑर्गन है, कौन सा अंग है, तो इससे हमारा क्या आता है, मस्तिष्क होता है। करा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको, रक्त धाराओं को। जो रक्त धारा है ना आपका, कौन सा, जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, इसके साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है, लगाव होता है उसका, ठीक ना। तो जो क्षमता आपका हीमोग्लोबिन को है क्या है ले जाने में, यहां से ऑक्सीजन ले जाने में, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जब चल गया ना, तो क्या करेगा, उसको रख लेगा साथ में, कहना ना ना तुमको हम नहीं जाने देंगे, ठीक ना, तुम हमारे साथे रहो ना, काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन वो भी करेंगे, तोरो साथ में रखेंगे। इसका मतलब क्या, उसका जो कैपेबिलिटी था ना वो घट जाएगा। अगर वो 2 लीटर लेकर जा रहा था, मान लीजिए पहले से, इसके पास पूरा क्षमता इसको 2 लीटर है, और अब क्या आ गया, मोनोऑक्साइड आ गया, तो मोनोऑक्साइड आ गया तो क्या होगा, इसका घट जाएगा। मान लीजिए आपका 1 लीटर पहुंचाएगा, 1 लीटर क्या रखेगा साथ में, ये मोनोऑक्साइड को रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि इसके साथ ना हीमोग्लोबिन के अगर बारे में बात करते हैं, एफिनिटी ज्यादा है, लगाव ज्यादा है, तो लगाव रहेगा तो क्या करेगा, उसको छोड़वे नहीं करेगा, साथे रख ले रहेगा, जिसके कारण आपका बहुत सारे बीमारी होने का काम करेगा। अस्थमा है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, पूरा एनर्जी जो होना चाहिए प्रोड्यूस आपका शरीर में वो नहीं हो पाएगा। अब अगर बात करते हैं भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक कारक है, क्या है वो, आर्सेनिक है जी। ये सब चीजें तो कौन बेटा नहीं जान सकता, पटना वाला तो सब लोग जानता होगा इसको। जहां पे क्या है जी, पूरा काई देखिएगा जम जाएगा, बोतला में अगर पनिया डालिए रखिएगा ना, तो नीचे क्या होगा ना, पूरा काई जम जाएगा उसमें, रह रह के उसको क्या करना पड़ता था, गर्म पानी दे दे के साफ करना पड़ता था, याद रखिएगा। तो सब बच्चा क्या किया वहां पे, ढेर सारा जब शुरू में जब जाता था ना, तो पहला परेशानी लोग को यही झेलना पड़ता था, क्या, जॉन्डिस उसको होने का काम करता था, और हमरो हो गया था, ठीक ना। तो ये पहला बीमारी, ये आपका क्या, आर्सेनिक आपका वही है आपका। बोतल में जो पानी डाल रहे हैं तो देख रहे होगा नीचे पूरा क्या होगा, काई जम जाएगा आपका। तो ये आपका किसके कारण होता है, आपका आर्सेनिक के कारण होता है। और अब पटना वाले नल वाला पानी कोई नहीं पीता है, सब डब्बा उठाता है वो 5 लीटर वाला, और शाम में चल जाता है ना जी। देखिए आगे बताइएगा, रेटवा भी वही उतने ले रहा है, 5 टका की ज्यादा ले रहा है लोग। अगला जो बात कर रहे हैं ना, कर जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। तो जल प्रदूषण को अगर मापा जाएगा ना, कि आखिर इसमें आपका किस तरह से पानी निकल रहा है आपका जो उसका, तो वो क्या होता है, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है बीओडी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बीओडी। जो पानी आप पी रहे हैं ना, वो आपका सही है कि नहीं, चाहे अगर मान लीजिए फिल्टर लगा हुआ, रो मशीन लगा हुआ ना, तो उस पानी को पहले जांच किया जाता है कि वो जो पानी निकल रहा है फिल्टर से, उसका बीओडी मेंटेन है कि नहीं। मतलब क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उसमें जितना ऑक्सीजन होना चाहिए वो ऑक्सीजन अगर है कि नहीं, तो क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर नहीं रहेगा, तो सब जानते हैं, जो भी आपका तालाब होता है, अगर चाहे कुआं है, तो उसमें अगर मछली जब डालते हैं ना, तो क्या होता है, पहले उसका बीओडी सीओडी चेक किया जाता है, ताकि क्या हो, अगर बीओडी उसमें कम है तो मछली है चाहे और भी जो जीव जंतु क्या होगा, रह पाएगा, वो बिल्कुल नहीं रह पाएगा। चाहे आपका एक बीटीपी होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपका क्या करता है ना, पानी को ट्रीटमेंट करने का काम करता है। पटना में 3 जगह होता हो रहा है अभी, किरमाली चेक हो रहा है आपका, पुनाई चेक है, 2-3 जगह, वहां पे क्या लगा, ट्रीटमेंट प्लान लगा। वो सप्लाई वाटर जो अब आ रहा है ना सबके जगह पे, तो वो आपका क्या करता है, सब पानी जो जाता है उसको ट्रीट करता है, फिर क्या करता है, वापस भेजता है। तो वो जो पानी है ना आपका, उसको चेक किया जाता है, बीओडी चेक किया जाता है,
सीओडी चेक किया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन डिमांड चेक किया जाता है उसमें कि क्या है, उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए, वो सब चीजें क्या कर जाता, मेंटेन करके आपको फिर से भेजा जाता है पीने के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब चीजें आपका प्लांट में होता है और इसको चेक किया जाता है कि ये आपका फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मेंटेन उसमें है कि नहीं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मनुष्य में रक्तदाब बढ़कर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है, कौन करेगा आपका, हाँ, तो रक्तदाब जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और कौन सा बीमारी होता है इससे, किसके कारण होता है ये आपका वायु प्रदूषण में जो कैडमियम जो पाया जाता है ना, सीडी कैडमियम, ये इसके कारण होता है, याद रखिएगा। करा ब्राउन एयर शब्द किससे संबंधित है, तो ब्राउन एयर जो है ना, याद रखिएगा, ये अब बीमारी आपका प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। करा पीएम और एसपीएम में क्या संबंध, किससे संबंधित है, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक ना। और ये किससे संबंधित है, आपका प्रदूषण से। और आपका एसपीएम क्या होता है, एसपीएम मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो क्या है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत सारे क्या है, एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। चाहे वो आपका, अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अगर इसी में अगर हम बात करते हैं, देखिए ना, पानी का क्या, वाष्प ले लीजिए, चाहे डस्ट पार्टिकल ले लीजिए, बहुत सारा आपके आसपास है जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं नग्न आंखों से उसका, तो वो पार्टिकुलेट मैटर को क्या किया जाता है, ये आपका प्रदूषण से संबंधित है। और इनकेस अगर इनहेल हो गया आपके नाक के थ्रू, तो क्या करेगा, यही आपको बहुत सारी बीमारी काज करने का काम करेगा। तो वायु प्रदूषण में कौन कौन आएगा, मोनोऑक्साइड आप लोग जान रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और याद रखिएगा, यही आपका सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही आपका क्या करता है, अम्ल वर्षा में आपका मदद करता है। ये अम्ल वर्षा जानते होंगे आप लोग, ठीक ना, अम्ल वर्षा में दोनों, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड ले जाइए, कहां से निकलता है, आपका रिफाइनरी से निकलता है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और ये आपका क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, याद रखिएगा। इस पर एक आपका सेपरेट लेक्चर आया था, जरूर देखने का काम कीजिएगा, बहुत मजा आएगा उसमें। इसके अलावा कह रहा है कि मिनी माता रोग, देखिए ये भी आपका बहुत, जितना भी हम लोग पॉइंट के लगभग बारे में बात कर रहे हैं ना, एक भी ऐसा है कि नहीं आया यार, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि हाँ अगला बार नहीं आएगा, एकदम आएगा, कहां से उठाएगा वो। तो पूरी तरह से याद रखिए कि मिनी माता जो है ना आपका पारा से होता है, किससे होता है, पारा को हम लोग किससे लिखते हैं, HG से लिखते हैं, याद रखिएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अभी बात किए थे, किससे किए थे, आपका उसका क्या चेक किया जाएगा, उसका बीओडी चेक किया जाएगा। आपका ऑक्सीजन में है ना, क्या चेक किया जाएगा, बीओडी उसका चेक किया जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का मात्रा उसमें क्या है, उसका पता करेगा। अगला कह रहा है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो सिगरेट जो पी रहा है ना, अभी नहीं निकलेगा, भरे भरे निकाल देगा बिना पीले, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, ये क्या है, आपका मोनोऑक्साइड होता है, और आपका क्या होता है, बेंजीन होता है उसमें। बेंजीन आप जान रहे हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO, अब बेंजीन का C6 और H6 होता है ना, C6 और H6। अगला देखिए, जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना, तो अब क्या होगा, इतना बेतहाशा से अगर यूज कीजिएगा तो परेशानी तो बढ़ेगा ना। तो सरकार क्या करेगा, कुछ ना कुछ नियम कानून आपके लिए लेकर आएगी। और वो नियम कानून के लिए क्या बना, एक नियंत्रण अधिनियम बना था, और वो कब, 1974 में। बैकवा लेकर जाइए दस्तवा पर, धड़ेगा ना कहीं, तो एकदम धारा कोई ना कोई लगा कर आपसे लूट मतलब ले लेगा। चाहे वो कह देगा ना प्रदूषण आपका दिखाइए, नहीं कहीं तो प्रदूषण में तो पक्का आपको घेरेगा, और नहीं तो फिर आप एक जगह जान रहे हैं इंश्योरेंस तो पक्का लपेट लेगा वो आपको, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, प्रदूषण अधिनियम आपका है, जिसमें आपका क्या 1974 है, जो कि नॉर्म्स है और सब लोग को फॉलो करना पड़ता है। जो भी आपका गाड़ी चला रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज है, तो कितना निकलना चाहिए वो सब चीज उसको लोग को पता होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कहां आपका, दिल्ली में है, ठीक ना। अगला कह रहा वाहन से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है, तो मेनली क्या आता है उसमें, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोनोऑक्साइड मतलब क्या है, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगा ना, कोई भी अगर ईंधन का, चाहे वो क्या ले लीजिए, किरासन तेल ले लीजिए, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, अगर उसका इनकम्प्लीट मतलब पूरा तरह से अगर वो नहीं जल रहा है, तो उसको क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोऑक्साइड। और इसके साथ कुछ आपका शीशा भी निकलता है, जो कि अभी बता रहे थे ना कि BS6 में क्या होगा, इसका मात्रा और कम गया है, इसका मात्रा शीशा का क्या होगा, कम गया। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो अब बताते हैं
कि कारखाना वाला मतलब क्या है, जिसमें आपका फ्यूल जो बात कर रहे थे ईंधन की मात्रा में कम है। जिससे अगर बात करते हैं तेल करना है, उसमें कोयला ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब जब जलेगा तो उसमें मेनली क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक ना। पुआल को जला देने वाली को उसमें से जो धुआं निकल रहा है तो उसमें मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ठीक ना, उसमें क्या रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। याद रखिएगा, बहुत कभी कभी कंफ्यूजन होता है इस सब में। अगला जो बात कर रहे थे ना कि कारखाना से निकलने वाले, बता दिया आपको क्या आता है ये तो आपका डाइऑक्साइड होगा। और अम्ल वर्षा के बारे में देखिए दिया है ना, अभी बता रहे थे आप लोग को कि क्या होता है। देखिए अम्ल वर्षा जब देखते होंगे ना तो आप बताए थे कि दो को होता है, एक आपका SO2 होता है और एक आपका क्या होता है H2S होता है। तो दोनों क्या करेगा, जहां से निकलेगा ना तो क्या करेगा, वाष्प में जाके उससे रिएक्शन कर लेगा। वाष्प में वहां क्या आपका पानी है ना, तो देख लीजिए पानी आपका क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा उससे। अब ये क्या करेगा आपका, अब ये बना लेगा क्या आपका H2SO4 बना लेगा, ये H2SO4 बना लेगा, जिसको के बारे में आप लोग को पता है ये क्या आपका अम्ल है। और अब ये जब नीचे आएगा ना सबको वेलकम करेगा, किससे नहवाएगा, अम्ल वर्षा से करवाएगा। और आपको पता है कि H2SO4 को क्या बोलते हैं, अम्लों का, रसायनों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अम्ल वर्षा क्या आपका SO2 और एक आपका NO है। तो NO से क्या बनाता है, ये NO आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ठीक ना। ये इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाइएगा ना तो क्या बनाएगा, HNO3 बना देगा, ये HNO3 बनाएगा नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या होता है आपका प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, याद रखिएगा। करेक्ट। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए फुल फॉर्म तो नहीं दिया आपका, लेकिन बता दें कि इसका यूज जो था ना आपका पेस्टिसाइड के रूप में छिड़काव जो करते थे ना कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, वहां पे किया जाता था। लेकिन इसका जो यूजेज है ना 2009 से शायद इसको बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता था खाद्य श्रृंखला में ना, इसका अपघटन नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है आपको और उसको दबा दिया, ये मर गया उसको खाने से, तो वो क्या इसमें जमा था। अब ये मान लीजिए कोई मछली खाया, इसको इस कीड़ा को क्या क्या मछली खा लिया, अब ये एक ना 5 को कीड़ा को खाया ये, ठीक ना। और सबको ये खाया तो क्या करेगा, 5 वाला जो DDT था ना उसमें क्या हुआ, जाके जमा हो गया, ठीक ना। और अब क्या किया, इसी तरह से मछली, ढेर सारा मछली था यहां पर, अब ढेर मछली इसी तरह से 5 को खाया, सब में जमा था। अब क्या किया, आप इसको घर वाले बनाए और आप खा गए, तो ये क्या करेगा, जितना लोग सब में खाया था ना ये सब आप में जाके चल जाएगा ये। तो ये क्या हो रहा है, कहीं पे अब घटक होने का काम नहीं कर रहा, जिसके कारण ये क्या होता है, ये आपका क्या, अब आपका मात्रा यहां ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है ये आपको परेशानी पहुंचाए। तो इसके कारण क्या हुआ ना, भारत सरकार इसको बंद कर दिया। और इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका क्या होता है, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, याद रखिएगा। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। तो से पढ़े थे जी, आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक ना। आगे देखिए कह रहा है आपका कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाएगा, यही आपका सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है। बताया ना कैसे पहुंचाएगा, ये SO2 जाने टाइम में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये क्या करेगा ना वाष्प के साथ ये रिएक्शन करके ऊपर चल जाएगा, ठीक ना। अब वहां जाके क्या बना लेता है ये H2SO4। अब जब नीचे पनिया पड़ेगा ना तब आगे तब वेलकम करता है ये, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बात कर रहे थे आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, ये आपका क्या करेगा, इसको हानि पहुंचाएगा। और इसका कलर को क्या है, मलिन करने का काम करेगा, क्या करेगा, मलिन करने का काम करेगा। और याद रखिएगा एक आपका ग्रीन मफलर है, ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से है। चावल के खेतों में कौन सा प्रदूषक निकलता है, हाँ ये आपका मीथेन गैस निकलता है, याद रखिएगा। तो ये क्लास आपके लिए कैसा रहा जरूर बताइएगा। अभी और क्लास इसमें और ऐड करना है, ज्यादा समय के लिए आप लोग को बढ़ा दे कि ठीक ठाक चल रहा है, इतना रिवीजन पर डे आप लोग के लिए हो जा रहा है, ये सब जरूर बताइएगा। अगर आप लोग लग रहा है नहीं सर कम है और करवा दीजिए, तो हम और ऐड करने का काम करेंगे इसको। और आप लोग को एक चीज बोल रहे हैं, एकदम जुड़ जाइए और जितना आपको दिया जा रहा है ना इसको डाइजेस्ट करने का काम कीजिए। अब पूछिए अपने आप से कि अब भी नहीं तो कब, अब तो 2024 आ गया ना, अब तो सिलेक्शन लीजिए। और बता देते हैं इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर चल रहा है, और बताया ना एकदम बुक आप लोग को नहीं खरीदना है, मत लगाइए 80 रुपया, आप जुड़ जाइए। जितना आप घर में है ना उससे ज्यादा समय में, मतलब बता रहे कम समय में उससे ज्यादा यहाँ कंप्लीट करवाने का काम करेंगे आपको। बस आप लोग खाली जुड़े रहिए ना, जो मांग है ना एग्जाम का उतना हम आपको सामने एकदम परस के देंगे। बस खाली बने रहिए और अपना जो है ना एकदम सहयोग बनाए रखिए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
फॉलो कीजिए, बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। मॉर्निंग वाला में जरूर जुड़िएगा, साइंस का लाइव बैच चल रहा है 5 बजे से, ठीक ना। थैंक यू।